दोस्तों। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बढ़िया है सभी लोग? वेरी गुड, सब सही चल रहा है ना? और स्टडी सही चल रही है, बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास है ना? चलो बहुत बढ़िया। हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसे समझते जा रहे हैं, उसे कोशिश करते जा रहे हैं समझने की। मैंने आपको कल होमवर्क में भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया था, है ना? वेरी गुड। चलो एक और आरसी दोस्तों हम आज करेंगे। हम आरसी की प्रैक्टिस डेली डेली थोड़ा करते जाएंगे। आपकी भी प्रैक्टिस धीरे धीरे करके होगी तो आप में इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे होगा, है ना? आरसी के सेक्शन में जितना ज्यादा हम रीडिंग कर लेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ लेंगे, उतना ज्यादा हमारा इंप्रूवमेंट होगा। बट टाइम लगता है चीजों में, बट कोई नहीं, वो भी हमारा इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं जरा आरसी लगा देता हूँ आपको। एक और आज करते हैं आरसी और हम इसे समझते हैं ना। तो कोई आपको बढ़िया आरसी देता हूँ। एग्जाम में आपका एक ही आरसी आएगा प्रीलिम्स में ना। मैं सोच रहा हूँ एक लेवल अप कराऊं आरसी, बट वो है कि थोड़ा सा कम समझ में आएगा वरना, लेकिन फिर भी देखता हूँ आपके हिसाब से कराता हूँ एक आरसी। एक स्टोरी वाली कराऊं क्या? पूरी की पूरी स्टोरी टाइप का है ना? तो एक बार आप करेंगे, फिर उसके बाद तो मैं समझाऊंगा ही। स्टोरी वाला है ना? देखो दोस्तों, ये हमारे सामने है आरसी, और इस आरसी में हमारे सामने स्लाइड कितनी है देखो दोस्तों, है ना? ये स्लाइड नंबर 1, ठीक है, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4। ये 4 स्लाइड है, बट एक्चुअल में 4 नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने इसे स्पेस भी दे रखा है इसमें। बाकी 3 स्लाइड का पूरा है, 1, 2 और 3 में हो जाएगा। ये चौथी स्लाइड वाली। अब इसके ये पूरी की पूरी एक स्टोरी है, ठीक है? और पूरी की पूरी स्टोरी के बाद फिर आप इसका आंसर करेंगे। चाहो तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, क्वेश्चन में आप देखोगे, फिर इसके आंसर करोगे। तो वो तो इन जनरल आपको पता है क्वेश्चन है और उसके आंसर से वो आप कर लोगे। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको आज दूसरे तरीके से करो, है ना? वो तो उसमें आगे आपको करने में खुद ही करो भाई, जो तरीका मैंने आपको अपनाया। आज आप खुद करो, खुद ऐसे कि आप पहले इसे पढ़ो, पढ़ने के बाद इसका मतलब समझो, देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बस ये चेक करना चाहता हूँ कि आपके अभी ग्रैब करने की पावर कितनी है। आरसी तो बहुत सारे आपके पास, करते जाना। ग्रैब करने की पावर कितनी कि आपने पढ़ा और अपना कितनी देर तक आपको याद रहता है। ये एक स्टोरी है, सच में ये स्टोरी है। तो आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, 4 स्लाइड है अपने पास, हर एक स्लाइड को पढ़ने के लिए, यहां से यहां तक पढ़ने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं। और टाइम में दे रहा हूं हर किसी को पढ़ने के लिए 3 मिनट। 3 मिनट सफिशिएंट होगा एक पूरे के पूरे यहां से लेकर यहां तक पढ़ने के लिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि 3 मिनट में ना पढ़ पाए। आप लोग इसे 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, लेकिन मैं 3 मिनट दे रहा हूं आपको और 1 मिनट एक्स्ट्रा। आराम से आप पढ़, ताकि हर कोई स्टूडेंट पढ़ पाए, ठीक है? तो 3 इसमें दूंगा, 3 इसमें मिनट दूंगा, 3 इसमें दूंगा, 3 इसमें मिनट दूंगा। आपका पहले हो जाएगा, आप मुझे थम्स अप कर देंगे, ठीक है ना? अब जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तो वहां पर बहुत से वर्ड है जिसके मतलब आपको नहीं पता होंगे। तो आपको बस गेस करना है उसका मतलब क्या, और आपको आगे पढ़ने की कोशिश करनी है, फिर आपको समझ में आएगा। तो पहले आप ट्राई करेंगे, देन आई विल डू इट। कोई भी यहाँ पर ये मत करना कि सर हमें नहीं हो रहा। जैसे अभी देखो, पहले ये कहने लगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 मिनट दे दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 मिनट दे दो। इनको पहले इसी में जिंदगी इनकी आधी निकल जाएगी। तुम आधी जिंदगी इसी में निकाल लो, पहले 2 मिनट 4 मिनट में लड़ने में। 3 मिनट दिए तो उसमें दिक्कत हो रखी है। मैं 2 देता, दिक्कत उसमें भी थी। 4 देता, दिक्कत उसमें। जिंदगी में जिस आदमी को हर चीज से दिक्कत है, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। सही बता रहा हूँ। तो जितना दिया उतना कर लो, हर बात से दिक्कत है। चलो
यहां से स्टार्ट करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़ेंगे, कोई रोएगा नहीं कि अरे हमसे नहीं हो रहा। नेक्स्ट पैसेज।
डन। नेक्स्ट एंड आखिरी, 2 मिनट लेते हैं इसके लिए। पढ़ लिया सबने? कैसा लगा पढ़ के? सही समझ में आया? अच्छा लगा? ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और फिर आप आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि करके आप आंसर करो, जितना समझ में आया उतना। क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ डन बोलना, पोल में आंसर करेंगे। पोल। लोग करेक्ट है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट पे आओ, सेकेंड। पोल। ओके, 41% लोग करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आओ। पोल। थर्टी परसेंट। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ।
बोल। अंशु शर्मा पूछ रहे हैं सर क्या आपने ट्वीट किया? अंशु, क्या आपको होमवर्क दिया था वो आपने होमवर्क किया? बताओ बताओ। अंशु से पूछता हूँ, है ना? बताओ बताओ बताओ। मेरे को तो होमवर्क देके गए थे ना ट्वीट करने का। क्या आपने होमवर्क किया जो आपको होमवर्क मिलता है? कोई बात नहीं किया होगा, कर लेना बेटा, सिलेक्शन उसी से ही होगा, है ना? और मैंने किया कि नहीं किया जाके ट्विटर पे देखो। ये ट्विटर तो है नहीं, ये ट्विटर तो है नहीं, तो वो जाके ट्विटर पे देखो। यही लोग हैं जिनका आरसी हो गया। यही लोग कहते हैं सर आरसी नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, फिर कहते हैं 5 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं भी 8 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, 6 महीने बाद कुछ ऐसे ही देखता हूँ। कुछ नया नहीं है मेरे लिए, है ना? आपके लिए नया हो सकता है। करो। वंदना, आप एक्टिव पैसिव अगर करना है तो आप चाहो तो बेसिक टू आएगा, पार्ट 2 अभी चल रहा है ना, उसमें मैंने कराया एक्टिव पैसिव, चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो उसमें देख लो, ठीक है ना? मैं इसमें भी कराऊंगा, इसके खत्म होने के बाद कराऊंगा, कराऊंगा वैसे इसमें भी, है ना? ये वाला बेसिक ग्रामर का, ग्रामर वाला पार्ट 2 खत्म होने के बाद कराऊंगा, डोंट वरी, है ना? इसमें काफी गलत हो गया, 12% ही करेक्ट है बस, है ना? 12% ही करेक्ट है, ठीक है। 6 को देखो फिर मैं समझाऊंगा, ये तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी आपने देखी फिर मैं समझाऊंगा। बताओ सर ये वाला नुस्खा काम नहीं कर रहा। काम क्या नहीं कर रहा? मैं तो देखना चाह रहा था आप लोगों के दिमाग में कितनी देर तक याद रहता है? खराब चीजें होती हैं वो बहुत देर तक याद रहती है, अच्छी चीजें कितनी देर तक याद रहती है, मैं बस ये चेक कर रहा था। तो कर ही लोगे तुम लोग, पैसेज बार बार दिखाऊंगा, क्वेश्चन देखोगे, पैसे देखोगे तो कर ही लोगे आंसर, कौन नहीं कर लेगा? हाँ, मैं देख रहा हूँ कितना याद रहता है, आपको पता चल रहा है कितना याद रहता है, अभी और खुला पढ़ाऊंगा, बोल लो। पैसे समझ नहीं आया? हाँ मैं समझाता हूँ अभी, डोंट वरी। चलो 16% के आसपास लोग आए यहाँ पर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये तो पढ़ लिया, देख लिया कि क्या यहाँ पर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पैसेज। पैसेज का क्या समझ नहीं आया वो देखते हैं। पैसेज एक स्टोरी है, बहुत आसान सी स्टोरी है, उस आसान सी स्टोरी को हम लोग दोस्तों समझते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनेंगे और सब समझ में आता जाएगा। स्टार्ट करते हैं। When Ovid was banished, ओविड एक पर्सन का नाम है। जब ओविड को बैनिश किया गया, बैनिश का मतलब होता है जिस जगह पर कोई रह रहा हो वहां से उसे निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, उसे बोला जाता है बैनिश करना। So when Ovid was banished, जब ओविड को निकाला गया, he was the most civilized man in a Rome, तो उस एक रोम में सबसे ज्यादा जो सिविलाइज्ड कोई व्यक्ति था वो कौन था? ओविड ही था, यानी सबसे ज्यादा सभ्य कोई इंसान था वो ओविड था। That was dying of civilization, यानी जो रोम है वो मतलब सिविलाइजेशन के लिए die of था। Die of का मतलब सिविलाइजेशन के लिए दीवाना था, सारी चीजें सिविलाइज्ड ही पसंद थी, लोगों को वो सिविलाइज्ड किया करता था। अगर आप डाई ऑफ हो रहे हो किसी चीज के लिए तो आप उसके लिए मर रहे हो का मतलब मर नहीं रहे हो, आप उसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। रोम कंट्री का नाम है दोस्त, इनर रोम का मतलब किसी रोम में, ऐसे करके किसी एक कंट्री की बात इन जनरल जब बात करते हैं। He had so articulated its accesses, इतना ज्यादा वो इस civilization में मतलब articulated यानी जुड़ा हुआ था, its indulgences had found such a perfect form for them, तो वो उसकी जो indulgence थी वो उसको दिखाती थी, कितना ज्यादा वो घुला मिला हुआ ये बताती थी कि वो कितना ज्यादा उसमें indulge है। That they seemed to be natural, वो natural दिखता था। He was the worst kind of subversive, one who tells us in irresistible poetry that it is all right to do we please। वो एक प्रकार का सबवर्जिव में एक टाइप था। सबवर्जिव एक टाइप का मतलब क्या था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है कि जो अपनी बात को कह पा रहा हो,
ठीक है, और पोइट या पोएम के हिसाब से कह पा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी बात को पोएम के हिसाब से कह पा रहा है, तो पोएम के हिसाब से कह पाने को हम कहते हैं कि वो पोएटिक लैंग्वेज में किसी बात को बोल पा रहा है। तो वही आपका होता है सबवर्सिव के सेंस में, कि किसी चीज को, पुरानी कोई चीज है, उस पुरानी चीज के बारे में बताना, वो आपका सबवर्सिव हो जाता है ना, डिसरप्टिव, इन्फ्लेमेटरी, किसी बात को कह दिया जिससे कि लोगों को बुरा लग गया, तो ऐसी कोई चीज होती है वो आपकी सबवर्सिव हो जाती है, वो सब आपकी दोस्तों सबवर्सिव हो जाते हैं। सो हमने देखा ही वाज द काइंड ऑफ सबवर्सिव, ऐसा प्रकार का व्यक्ति था जो बताता था इररेसिस्टिबल पोएट्री, ऐसी पोएट्री जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसी उसकी कविताएं जिसको रोका नहीं जा सकता, दैट इट इज ऑल राइट टू डू बी प्लीज। तो वो कहता था हर वो काम करना चाहिए जो हमें खुश करता है, तो इट इज ऑल राइट, सारी चीज ऑल राइट है, जो भी कुछ कह रहे हैं हम वो करना चाहिए। ये भी स्टार्टिंग है, ये हमारे ओविड के बारे में बताया गया। समझ में आ गया स्टोरी में क्या बोली जा रही है ओविड के बारे में? ओविड एक पर्सन था, सिविलाइज्ड पर्सन था, वो कैसा था? पोएट्री लिखता था, अपनी बात को कहता था। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलो, विनय प्रताप सिंह कृपया करके पढ़ लो बेटा, वरना आपके हमेशा गलत होते रहेंगे। हैं आप चाहते हो गलत हो? नहीं ना, तो पढ़ लो बेटा। ऑगस्टस, अब एक और व्यक्ति का नाम आ गया जिसका नाम है ऑगस्टस। ठीक है, ऑगस्टस बैनिश ओविड। ऑगस्टस वहां का राजा था जिसने बैनिश कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया था ओविड को, बिकॉज ही वाज नॉट ऑगस्ट, क्योंकि वो खुद ऑगस्ट नहीं था, यानी ओविड ऑगस्ट नहीं था। ऑगस्टस का मतलब ऑगस्टस की बातों को मानने वाले व्यक्तियों को ऑगस्ट कहा जाता था। तो रोम में काफी पॉपुलर ये कहानी है, तो वही बात याद है कि वो खुद एक ऑगस्ट नहीं था, मतलब वो उसकी बात नहीं मानता था, ऑगस्टस जैसी बात नहीं, मतलब ओविड का तो सोचना ही अलग था, तो इसने उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एक्ट्स ऑफ सेंसरशिप इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जितनी भी सेंसरशिप लगती है, यानी कि रुकावट लग गई, किसी को रोक दिया, किसी को कोई काम करने से रोक दिया, उनमें से एक ये था कि उसे बाहर निकाल दिया गया। A poet was sent to the outer limits of the known world। जितनी भी known world थी, उस known world की outer limit में उसे भेज दिया गया। उसे भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया पता नहीं, बट जहां भी लोग थे वहां से हटाकर कहीं दूर भेज दिया गया। ठीक है, आपने कैसे पहचाना कि ऑगस्ट वहां के राजा की बात मानना है? अब कोई व्यक्ति है कि ऑगस्टस से कोई पर्सन है, उसने कहा कि आप इसे बैनिश कर दो, उसे निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑगस्ट नहीं था। काफी पॉपुलर चीजें हैं। मतलब अब मैं आपसे कहूं कि एक बार हिटलर ने क्या किया, तो आप पूछते हो हिटलर कौन था? नहीं ना, क्यों 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 नहीं पूछते? एक बार अकबर ने क्या किया, पूछते हो अकबर कौन था सर? जानते हैं, तो पता होना चाहिए ना। कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होती वो आपको पता चल जाती है, मतलब कॉमन स्टोरी है, जैसे नहीं पता, नहीं पढ़े, आप पता चल गई, आप पढ़ लिया, समझ गए, आप पता चल गया, आप पढ़ गए, ये वाली बात हो गई, है ना? हाँ, बस ऐसे करिए। ठीक है, तो हमने देखा the poet was sent to the outer limits of known world, वहां पर उसे भेज दिया गया। स्पेक्टेकुलर मतलब होता है दर्शक जैसा दिख रहा है कोई चीज। ठीक है, टू टॉमिस, कहां भेजा गया? टॉमिस में भेजा गया। टॉमिस भी कोई एक जगह का नाम है, एक बारबेरियन टाउन, एक बारबेरियन टाउन है, ऐसा टाउन जहां पर कोई सिविलाइजेशन नहीं होती, उसको हम कहते हैं बारबेरियन है वो जगह, यानी कि वहां कोई सभ्य नहीं है, असभ्य है सारी चीजें, कोई भाषा नहीं, कोई सभ्यता नहीं, वो बारबेरियन होती है। सो एक बारबेरियन टाउन में उसे भेज दिया गया। वहां पर ऑफ 100 रूड हट्स थी एट द माउथ ऑफ द डेन्यूब ऑन द ब्लैक सी। ब्लैक सी के एक टापू था, डेन्यूब उस टापू का नाम है, वहां पर उसे भेज दिया गया। 100 के आसपास वहां हट्स थी, सब रूड टाइप की हट्स थी, उल्टी सीधी बनी हुई थी। ही हु हैड बीन द वॉइस ऑफ रोम, जो हमेशा रोम की वॉइस बना रहा हो, बिकेम नो मोर देन अ मार्जिनल नोट। अब कुछ और नहीं, मात्र एक नोट के बराबर है। नोट मतलब चिन्ह के बराबर, कि कभी बस उसे याद किया जाएगा, बस ऐसे के बराबर है। फॉर ओविड, ओविड के लिए क्या है? दिस वाज एज गुड एज कटिंग आउट ऑफ हिज टंग। ओविड के लिए ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि जैसे कि उसकी जीभ ही काट दी हो, जुबान ही कट गई हो। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो रोम में था और अब वो एक ऐसी जगह पर आ गया है जो कि बहुत दूर कोई जगह है, जहां पर शायद उसे कोई जानता नहीं है, जिससे वो अपनी बात कह नहीं पाएगा और वो बात ही नहीं कह पाएगा। तो ऐसा लग रहा है उसकी जुबान काट। क्यों ऐसा लग रहा है? फॉर क्योंकि he could not speak to the people of Tomis, क्योंकि टॉमिस के लोगों से वो बात नहीं कर सकता है। His first year there, जो उसका पहला साल वहां पर गया था, he talked to himself, वो सिर्फ खुद से ही बात कर पाता था, क्योंकि भाषा नहीं आती होगी डेफिनेटली। Shouted into the wind, बस हवा में चिल्लाता रहता था। Even the landscape of Tomis, टॉमिस की जो जमीन भी थी बहुत unspeakable, वो भी ऐसी थी कि वो बोल नहीं सकती थी। अब आप कहोगे ऐसी कौन सी जमीन होती है जो बोल सकती है? जमीन में अगर कहीं खाने पीने की चीजें होती हैं, जमीन में अगर खेती बाड़ी होती है तो उसे स्पीकेबल बोला जाता है, उससे लगाव बन जाता है। बंजर जो जमीन होती है उससे लगाव नहीं होता, उसको अनस्पीकेबल बोला जाता है। ये खुद राइटर है तो स्टोरी के सेंस में इन्होंने इस बात को बोला है। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों की क्या बात है? ये हमारी लाइफ चल रही है ओविड की, ओविड के बारे में बताया गया, उसको एक ऐसी जगह पर भेज दिया गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओविड की जिंदगी में आगे क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है एन इमेजिनरी लाइफ, ये कोई नाम होगा, है ना? An imaginary life is David Maloff's novelistic reconstruction of Ovid's Year of Exile। यानी कि अब एक और कैरेक्टर इसमें आ गया जिसका नाम है डेविड मॉलिफ। डेविड मॉलिफ ने क्या किया? इनकी एक
स्टोरी थी, उस स्टोरी का नाम था ओविड्स ईयर्स ऑफ एग्जाइल। तो ओविड्स ईयर्स ऑफ एग्जाइल को इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब दोबारा लिखा, और उसका नाम लिखा इन्होंने एन इमेजिनरी लाइफ, यानी कि जो राइटर है उसका नाम है डेविड मोलिफ, जो लिख रहा है ये पूरी पूरी बात, ठीक है। अबाउट विच ऑलमोस्ट नथिंग इज नोन, और ओविड के ईयर्स ऑफ एग्जाइल के बारे में कुछ खास पता नहीं था, इन्होंने ही लिखा है जो लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा, मिस्टर मोलिफ इज एन ऑस्ट्रेलियन पोइट, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है, ए मैन हुज कंट्री एम्ब्रेसेस, जिसकी कंट्री हमेशा एम्ब्रेस करती है, हर एक चीज को एक्सेप्ट करती है, हर एक चीज का वेलकम करती है, दैट इज एम्ब्रेस, एम्ब्रेस करती है, जैसे कि ओविड्स, जैसे ओविड की सारी चीजों को एम्ब्रेस किया, बोथ कॉस्मोपॉलिटीज को भी और एब्रोजीन्स को भी। अब कॉस्मोपॉलिटीज क्या होती है, जितनी भी हमारे तारे सितारे, फ्यूचर में क्या होगा, इनके बारे में बात जो लिखी होती है ना, ये आपकी कॉस्मोपॉलिटीज हो जाती है। अब बाकी एब्रोजीन्स का मतलब हो जाता है, एबोरिजिन्स का मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको लेकर, इनसे रिलेटेड कुछ बातें होती हैं, तो इन सारी चीजों को जो ओविड को भी बताया करता था वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजी टाइप कॉस्मोपॉलिटीज। His book embodies an original and daring idea. उनकी किताब में एक ओरिजिनल डेरिंग आइडिया था। He has determined to put the author the metamorphosis using his book। तो अपनी उन्होंने बुक को इस्तेमाल करके मेटामॉर्फोसिस, एक और मतलब उनके नोवेल का नाम था, उसका इस्तेमाल किया थ्रू वन फाइनल मेटामॉर्फोसिस, एक फाइनल मेटामॉर्फोसिस बनाया उन्होंने। क्या बनाया, अब उन्होंने यानी उसकी स्टोरी के बारे में कुछ बताया, देखो जरा। एट टॉमिस, अब ये कहते हैं कि टॉमिस वही जगह जहां पर ओविड को भेज दिया गया था। टॉमिस में क्या हुआ, ओविड ग्रेजुअली रिवर्सेस हिज रोमन डिकेडेंस, तो धीरे 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 रोमन जो एम्पायर में उसने कुछ सीखा था वो धीरे धीरे क्या करने लगा, वहां रिवर्स करने लगा। रिवर्स मतलब पुरानी जो चीजें उसने सीखी थी वो सब कुछ अब वो वहां करने लगा टॉमिस में, ठीक है। एंड बिगिंस अगेन विद द टेबुला रासा। टेबुला रासा, टेबुला रासा का मतलब क्या होता है कि नाम सुना है टेबुला रासा? टेबुला रासा, एनीवन? टेबुला रासा, स्लेट जानते हो? स्लेट, स्लेट बचपन में स्लेट होती है, स्लेट चौक से लिखने वाली, तो खाली स्लेट है, उस पर आप जो लिखोगे वो बन जाएगा। तो कोई भी चीज जो खाली है उस पर आप जैसा करोगे वैसा बन जाएगा, तो ये वो होता है टेबुला रासा। तो उसने वहां पर शुरुआत करी टॉमिस में, उसे माना उसने टॉमिस में कि ये तो सारे असब में, तो मैं यहाँ शुरुआत कर सकता हूँ, तो इसे टेबुला रासा की तरह उसने यूज किया, खाली स्लेट की तरह यूज किया। एंड ए ब्लैंक, द ब्लैंक पेज एट द बॉटम ऑफ थिंग्स, चीजों के बिल्कुल एकदम बॉटम, बिल्कुल हर जगह से शुरुआत करी एकदम बिल्कुल बॉटम से, बिल्कुल ब्लैंक पेज की तरह। ऑथर है जो द आर्ट ऑफ लव के मस्ट लर्न टू लव नेचर। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑथर है और उन्होंने एक लिखी हुई है कोई एक बात और एक खुद किताब लिखी है, उस किताब का नाम अगर द आर्ट ऑफ लव है, तो पक्का वो नेचर से भी लव करते होंगे। मस्ट लर्न टू लव नेचर, क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स एट टॉमिस। टॉमिस के लिए ऐसा करके वहां कुछ नहीं था, मतलब टॉमिस वाली जगह पे वहां ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नेचर बहुत बढ़िया हो, क्योंकि हमने देखा था वहां की जमीन पूरी बंजर थी। टू दी विमेन देयर, जो वहां पर महिलाएं थी, दिस प्रीमेच्योरली ओल्ड विमेन ऑफ 50 इज हाफ फूल। वो हाफ फूल टाइप की थी। हाफ फूल का मतलब ये हो जाता है कि उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है। जो व्यक्ति जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं वो हाफ फूल होता है ना, जिसके बाद वही सिविलाइज्ड नहीं है तो वो हाफ फूल उसी को बोल देते हैं। हाफ विजार्ड, हाफ फूल। ओनली मदर नेचर विल टॉलरेट हिज एडवांसेस। उनके एडवांसेस को सिर्फ मदर नेचर ही आगे धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। अब इसी को ना, व्हेन ही फाइंड्स अ सिंगल वाइल्ड पॉपी इन अ फील्ड, उसके बाद उन्हें एक सिंगल वाइल्ड पॉपी मिला। पॉपी होता है ना, फूल को बोलते हैं, काय का फूल होता है पॉपी, फ्लावर को बोलते हैं ना, है ना, फ्लावर को बोलते हैं ना, है ना, ठीक है। तो वो आपका फ्लावर, तो एक फ्लावर मिला, उसे एक फूल मिला। इट इज लाइक अ लव लेटर। और ये ओविड के लिए, ओविड दूसरों के लिए इस तरीके से था, और सिर्फ लोविड के लिए लव लेटर की तरह, क्योंकि उस पूरे फील्ड में तो वो बंजर था, लेकिन वहां पर कोई फूल मिला तो उसके लिए बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। सो ही बिगिंस टू कल्टीवेट अ गार्डन। उसने उसी फूल से और गार्डन में और ज्यादा फूल बो दिए, कल्टीवेट कर लिया गार्डन को। एन एक्टिविटी एज सबवर्सिव इन टॉमिस, जो कि टॉमिस में अभी तक रुकी हुई थी एक्टिविटी। सबवर्सिव मतलब रुकी होना, तो अभी तक जो चीज रुकी हुई थी सब टॉमिस में वो उसने शुरू कर दी। एज हिज पोएम्स इन रोम, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसकी पोएम चलती थी रोम में, वैसे ही ये चलने लग गया। ओविड इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इन ट्राइंग टू सॉफ्टन सोसाइटी दैट हैज सर्वाइव्ड बाय बीइंग हार्ड। अब ओविड कोशिश कर रहा है उस सोसाइटी को सॉफ्टन करने की। सॉफ्टन का मतलब हो जाता है और ज्यादा नरम करने की। वो सोसाइटी तो अभी बिल्कुल सिविलाइज्ड ही नहीं है, तो सिविलाइज्ड करने के लिए उसे कोशिश कर रहा है। समझ गए, है ना? हाँ, ओविड हाफ फूल है, ओविड हाफ फूल है। उन महिलाओं के लिए, महिलाओं को उनके पास के बारे में कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं, तो ऐसे करके तो बाकी ज्यादा कुछ नहीं जानते यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ गए यहाँ तक। अब क्या हुआ, उसने यहाँ पर क्या लिखा? अच्छा, मैंने वुमन कह दिया है, मैंने वुमन कह दिया, सब लोग बताओ। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, गलती से गलत कह दिया मैंने, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है, ओके। ही रिकॉन्साइल का मतलब होता है कि जब दो लोगों का बीच में झगड़ा हुआ उसके बाद फिर से उसमें दोस्ती हुई है, ये हो जाता है रिकॉन्साइल, ठीक है ना। ही रिकॉन्साइल हिमसेल्फ टू लाइफ, फिर से धीरे धीरे उसको जीवन मिलने लग गया एक तरीके से। टॉमिस में अब उसको जीवन मिलने लग गया, किसको? ओविड को।
टू द एक्सटेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि अब वो लर्निंग की कगार पे आ गया था। लर्निंग क्या? लर्निंग द लैंग्वेज, वहां की भाषा सीखने लग गया था। While Latin is a language, जबकि एक लैटिन लैंग्वेज है that expresses differences to the finest shades of meaning, हर एक वर्ड के जो मतलब होते हैं, छोटे छोटे मतलब के अंतर को भी जो बताता है, वो एक भाषा है, लैटिन भाषा। He finds the language of the barbarians to be one that establishes connections, लेकिन उसे बारबेरियन की भी जो भाषा है ना, बारबेरियन मतलब उन्हीं लोगों को बारबेरियन कहा कि लोगों को चाहता नहीं, उनकी भी भाषा को उसको लगा कि यार इसमें भी कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो जरूर है, ठीक है। That pulls phenomena together instead of apart, जो कि इस फिनोमेना को ऐड करता है। फिनोमेना मतलब ये जो बात है, जो इंसिडेंट है, इसको ऐड करता है, ना कि अलग नहीं करता, ऐड करता है कि हाँ ठीक है मैं समझ जाऊंगा। तो यानी कि धीरे धीरे वो भाषा सीखना शुरू करने लगे कि यार हम तो धीरे धीरे भाषा सीखेंगे, ठीक है। He finds that, और अब ही को ये पता चलता है कि just as the people of Thomas, जी लोग जो people हैं वहाँ के लोग हैं जो टॉमिस के have no garden, उनके पास की कोई गार्डन नहीं है, they have no word for freedom, freedom के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है, for in their world nothing is free and everything is connected by coherent necessity, सारी चीज सिर्फ और सिर्फ जरूरतों पर ही जुड़ी हुई है, जरूरत है तो कुछ होगा, नहीं जरूरत है तो नहीं होगा, ठीक है, to everything else, हर एक चीज के लिए। Isolation is an accomplishment only of advanced cultures, आइसोलेशन जो है वो हुआ है क्यों? एडवांस्ड कल्चर्स की वजह से। बाकी जगह एडवांस्ड कल्चर से, यहाँ एडवांस कल्चर नहीं हुआ, तो ये अकेला रह गया। ये करके दोस्तों यहाँ तक तो बात आ गई, ठीक है। ये उसने समझा, ये यहाँ तक की स्टोरी है ओविड की, कि ओविड को क्या लगा, ओविड ने वहां भाषा सीखने की कोशिश करी, वो भाषा यहाँ पर ओविड ने सीखी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अकम्प्लिशमेंट मतलब प्राप्त करना किसी को, समझ गए दोस्तों यहाँ तक, है ना, ठीक है। अब मिस्टर मॉलिफ क्या कहते हैं? मिस्टर मॉलिफ है ना, मिस्टर मॉलिफ हैज अ हंगर फॉर सिंथेसिस, for progression that pushes poor old jaded Ovid। सिंथेसिस का मतलब क्या है कि एक तरीके से एक अरेंजमेंट, तो इनकी मिस्टर मोलिफ के अंदर एक वो है, भूख है क्या पता करने की, क्या आगे हुआ था, क्या होता है प्रोग्रेशन, जो कि उस गरीब ओल्ड जेडेड ओविड का मतलब, ओल्ड जेडेड ओविड का मतलब जिसका जो बूढ़ा हो चुका है, उसका फेस थोड़ा मुरझा चुका है, ओल्ड जेडेड ओविड को टुवर्ड्स सेंटिमेंटालिटी, सेंटिमेंटालिटी का मतलब उसके भावों की तरफ, कि उसको क्या लगता है, अब उसके भावों की तरफ आगे बढ़ता है। यानी मोलिफ राइटर है, ये उसके बारे में बताते बताते, ये होता है ना कि पोएट्स जो होते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं कि ये करते करते अब राइटर उनके भावुक होते हुए उनकी बातों के बारे में बता रहा है, तो भावुक होते हुए उनकी बातों के बारे में अब ओविड के बारे में मोलिफ बता रहा है। क्या बता रहा है ये कि वन डे, एक दिन क्या हुआ, ऑन अ हंटिंग कर रहा था विद द ट्राइब्समैन, जो साथ में उसके ट्राइब्समैन थे उनके साथ हंटिंग कर रहा था, ठीक है, हंटिंग कर रहा था। ही कम्स अपॉन अ वाइल्ड चाइल्ड, तो फिर वो एक वाइल्ड चाइल्ड से मिला, एक जंगली बच्चे बोलते हैं वाइल्ड चाइल्ड, उससे मिला। प्रिया दीदी 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं कहानी सुना रहा हूं तो ध्यान से सुन लो प्लीज, इतना तो समझ में आ रहा है ना, कि वो भी नहीं समझ में आ रहा। ही कम्स अपॉन अ वाइल्ड चाइल्ड, वो एक वाइल्ड चाइल्ड से मिला उस वक्त जब हंटिंग चल रही थी। द पोइट ट्राइज टू सिविलाइज दी वाइल्ड चाइल्ड, फिर उस पोइट ने कोशिश करी, यानी ओविड ने कोशिश करी उस वाइल्ड चाइल्ड को सिविलाइज करने की, कि उसे वो कुछ सिखा दे। द चाइल्ड टीचेस द पोइट, और चाइल्ड ने पोइट को भी सिखाया, वो वहां सिखाता है उसको, वो उसको सिखाता है। who never learned anything that did not come out of a book, ये वो बच्चा था जिसने कभी ऐसा कुछ, मतलब ओविड ने उस बच्चे से वो सीखा जो कभी किसी किताब से नहीं आ सकता, जैसे कि हाउल करना होता है ना, कि किस तरीके से भेड़िया चिल्लाते हैं, एक उसने ये सीखा। टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू हिज सेंसेस, पूरे वर्ल्ड को अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करना, उसने वहां पर ये सीखा, उस वाइल्ड चाइल्ड से ये सब कुछ सीखा, ठीक है। चलो समझ गए यहाँ तक समझ में आ गई क्या चक्कर चल रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना, ठीक है। आओ अब आगे बाय ऑब्जर्विंग दी वाइल्ड बॉय, उस वाइल्ड बॉय को ऑब्जर्व करते हुए, एंड देन फॉलोइंग हिम इनटू द विल्डरनेस, और फिर जो विल्डरनेस को उसने भी फॉलो किया, जंगली चीजों को उसने भी मतलब फॉलो कर लिया, उसने किसने, ओविड ने। ओविड ये रियलाइज करता है कि रोम इज नॉट द होल वर्ल्ड, कि सिर्फ रोम ही अकेली पूरी दुनिया नहीं, कि रोम में सारे सिविलाइज्ड लोग हैं और सब कुछ है जो रोम है, ऐसा नहीं, रोम ही पूरी दुनिया नहीं है, ठीक है। एंड नॉट इवन द सेंटर ऑफ इट, ना ही उसका सेंटर ही रोम है, ऐसा भी नहीं कि वही मेन है सब कुछ ऐसे करके, ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ओविड रियलाइजेस दैट ही हैज बीन एक्साइल्ड नॉट ओनली फ्रॉम रोम, ओविड को ये रियलाइज होता है कि उसको सिर्फ रोम से ही नहीं निकाला गया है, बट फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो, यही तो उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे रोम से निकाल दिया गया, तो उसे लगता था रोम से ही पूरी दुनिया से निकालता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। द ग्रेट गॉसिप ऑफ रोम, रोम को लेकर जो ग्रेट गॉसिप है, लर्न्स टू रिपीट द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट, वो ये है कि वो सीखता है बर्ड्स की और बीस्ट की जो साउंड है, आवाज निकालना, ये सीखता है वहां पर, ठीक है। He adopts the wild child, फिर वो ओविड क्या करता है, उस वाइल्ड चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेता है,
अडॉप्ट कर लेता है एज इफ ही हैड बीन हैंडेड अ न्यू पाथ, जैसे कि उसको एक नया पाथ दे दिया गया हो, क्योंकि वो वाइल्ड चाइल्ड है जिसको शायद कोविड कभी दूर छोड़े आए, ऐसे ही लोगों को तो सिविलाइज करते 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 कोविड इतना आगे आया था, और इतना आगे आने के बाद सिविलाइज करने के बाद फिर उसने देखा कि अच्छा फिर उसके सामने कैसी दुनिया है, तो एक तरीके से उसे अडॉप्ट कर लेता है, उसे सिखाना शुरू करता है कि लाओ हम सिखा देते हैं आपको। तो एक तरीके से उसके पास एक नया पास्ट कोविड के हाथों में सौंप दिया गया है कि चलो ठीक है। Their relationship is a benign translation, उनके जो रिलेशनशिप है बहुत दया वाला दयालु वाला ट्रांसलेशन है ऑफ द बारबेरियन सेक्ट ऑफ रोम, जो बारबेरियन लोगों के, रोम के बारबेरियन लोगों के यानी कि जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं उनमें से ये है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी रियर्स इट्स अगली हेड, स्पॉन्टेनिटी रियर्स इट्स अगली हेड का मतलब क्या है कि अब वो समय आ जाता है जब कुछ अचानक से बुरा होता है, अब वो समय आ जाता है जब कुछ अचानक से बुरा होता है, एंड व्हेन ओविड फाइनली डाइज, और जब ओविड फाइनली मर जाता है। इन द वाइल्ड बॉयज आर्म्स, उस वाइल्ड बॉय के हाथों में ओविड की सर होता है, ओविड मर जाता है। द स्काई इटसेल्फ इज द प्रोसीनियम ऑफ द ड्रामा, और खुद आसमान इस ड्रामे पर अब पर्दा डाल देता है। ये है पूरा का पूरा हमारी स्टोरी, और ये है पूरी की पूरी। आपको अब बताओ सबको समझ आया कि नहीं समझ में आया? ये है पूरी की पूरी स्टोरी। स्टोरी सबको समझ में आ गई? दिस इज द स्टोरी, और ये स्टोरी हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। ये स्टोरी दोस्तों मैंने आपको इसलिए करवाई है, कई बार स्टूडेंट्स इसमें बड़ा खुश हो जाते हैं कई बार कि काम करते हैं। प्रोसेनियम मतलब कहते हैं पर्दा, पर्दा कि स्टोरी होगी तो इजी होगा, ऐसा नहीं होता है कि स्टोरी होगी तो इजी होगा। ये एक एग्जांपल है, बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, स्टोरी होगी इजी होगा ऐसा कुछ नहीं होता। क्या ये स्टोरी इजी है? किसी को देख के देख लो, क्या आंसर कर लेगा कोई? बताओ। मैं तो कह रहा हूँ 5 बार पढ़ लेगा तो आंसर नहीं कर पाएगा, उसके सामने क्वेश्चन आंसर दोनों रख दूंगा तो आंसर नहीं कर पाएगा। वो आधे से ज्यादा टाइम तो लग जाएगा तो समझने में कि एक्चुअली ये कह कैसे रहा है, क्योंकि हर 6-7 वर्ड के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं जिसको पहले से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने सिंपल तरीके से नहीं लिखा, स्टोरी बहुत सिंपल है पर लिखने का तरीका इनका अलग है, बस ये है। बस मैं आपको इसको मैक्सिमम चाहता हूं कि जितना ज्यादा मैं आपको ऐसे करा दूंगा ना, उतना ज्यादा आपको कंफर्ट आएगा कि हाँ अब हमें समझ में आ रहा है। कंफर्ट अभी तो आपके अंदर आएगा कि यार हाँ हमें समझ में आ रहा है, हमारे लिए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अभी आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे दोस्तों आपको और इजी लगेगा। चलो जरा कुछ क्वेश्चंस कर लो, देखो सबके अब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट सुइटेबल टाइटल? टाइटल इसका मोस्ट सुइटेबल क्या होगा? ओविड की जो लाइफ है एज एन एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जिसको देश से निकाल दिया गया हो। तो ओविड की लाइफ हालांकि वही बताई गई है कि जब वो देश से निकाल दिया गया था अपने रोम से, तो उसकी लाइफ कैसी रही, यही तो है पूरा का पूरा। बाकी देखो ऑप्शन में क्या है, रोम नो मोर सिविलाइजेशन, रोम अब सिविलाइज्ड नहीं रह गया है, ऐसी तो कहीं बात ही नहीं हो रखी है, मतलब पूरे में ओवरऑल पूरी बात ये नहीं हो रखी कि रोम सिविलाइज नहीं है। टॉमिस ए लैंड ऑफ बुरिश पीपल, पूरी टॉमिस को लेकर बात हो रही है, बात एक्चुअली टॉमिस को नहीं, बात तो एक्चुअली ओविड को लेकर हो रही है। तो अगेन ये आपका टाइटल ही बन सकता ओविड्स लाइफ बिफोर एंड आफ्टर हिज एग्जाइल। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ओविड की लाइफ आफ्टर हिज एग्जाइल तो है, बिफोर एग्जाइल तो सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई थी शुरुआत की। बिफोर एग्जाइल तो ऐसा ही नहीं, कम से कम आधे पैसेज में तो बिफोर एग्जाइल की बात होती और आधे में आफ्टर एग्जाइल की बात होती, तब हम कह सकते थे कि ओविड्स लाइफ। दैट इज व्हाई ये भी आपका दोस्तों रॉन्ग हो गया। इसलिए टाइटल आपका ये बनेगा ऑप्शन नंबर 1, समझ गए? इसीलिए टाइटल आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में, ठीक। बूरिश का मतलब अनसिविलाइज्ड लोग, एग्जाइल का मतलब देश से किसी को निकाल दिया जाए, एक्सपैट्रिएट का मतलब भी देश से निकाल दिया जाता है, एक देश से दूसरे देश में कोई चला जाए, एक जगह से दूसरी जगह कोई चला जाए, अपना घर छोड़ के चला जाए, उसको हम एक्सपैट्रिएट कहते हैं। बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं पढ़ा रहा होता तब सुनते नहीं हो क्या? क्या समझ में आया होगा? कितनी बार तो मैं समझा देता हूँ, हाँ? ऐसे कैसे कब चलेगा दोस्तों? Which of the following can be inferred from the passage? पैसेज में से इसे क्या इन्फर किया जा सकता है, क्या समझा जा सकता है? देखो, ओविड irreverence leads to his exile। ओविड का irreverence रहा, यानी कि वो लगातार उसने बात नहीं मानी वहां की, जो वहां का ऑगस्टस था। irreverence मतलब आप उसकी बात नहीं मान रहे हैं और डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। irreverence leads to his exile, जिसकी वजह से एक्साइल हो गया एक ऐसे विलेज में जो कि आइसोलेटेड विलेज था, और वो जो टॉमिस एक जगह थी आइसोलेटेड ही थी, ठीक है। ये बिल्कुल इन्फर किया जा सकता है। इन्फर मतलब क्या समझा जा सकता है? सेकंड में ओविड्स अटेम्प्ट्स टू सिविलाइज द बॉय बैकफायर ऑन हिम इन अनएक्सपेक्टेड वे। ओविड की जो कोशिश थी उस लड़के को सिविलाइज करने में, वो उसको बैकफायर हुई। बैकफायर का मतलब कुछ आपने सीखा, कुछ उसने सिखा दिया। डेफिनेटली उसने भी सिखाया था, उसने जंगली जानवर की आवाज निकालना सिखवाया, चिड़िया वगैरह पक्षी उनकी आवाज निकालना सिखाया, वर्ल्ड को सेंस कैसे किया जाए उसको सिखाया। तो ये भी हम बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ओविड ग्रेजुअली रियलाइज करता है देयर आर अदर वेज टू लिव, कि और भी तरीके हैं लिव यानी जिंदा रहने के, एक्सपीरियंस करने के, वेज दैट आर बोथ ब्यूटीफुल एंड फुलफिलिंग, वो तरीके ढूंढने के जो ब्यूटीफुल भी है फुलफिलिंग भी है, और भी तरीके हैं, बिल्कुल वो तरीके ढूंढे थे। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, है ना। चलो बढ़िया, समझ में आ गया, सेकंड हो गया, इसमें आ गए।
अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज डाइंग ऑफ सिविलाइजेशन रेफर टू? अकॉर्डिंग टू द पैसेज डाइंग ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि सिविलाइजेशन के लिए वो कर क्या रहा था? देखो, सिविलाइजेशन के लिए वो इतना ज्यादा आगे आ गया था, इतना ज्यादा कि वो लोगों के लिए खराब हो रही थी, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। आओ जरा क्या कह रहा है यहाँ पर सिविलाइजेशन। A place where civilization had never existed, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर सिविलाइजेशन कभी नहीं थी, ऐसा नहीं था, रोमन सिविलाइजेशन थी। A civilization that was suffering from betterment and improvement, एक सिविलाइजेशन जो कि सफर कर रही है, बेटरमेंट से कैसे कोई सफर कर सकता है? ये गलत हो गया है। An existing civilization that was facing challenges and therefore finding hard to survive, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि चैलेंजेस फेस कर रही है और वो सिविलाइजेशन अब सर्वाइव नहीं कर पा रही है। ऐसा तो है नहीं सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी रोम से, वो तो उसकी बात नहीं मानता था। ऑटोमेटिकली अब आपके पास ये आ रखा है सिविलाइजेशन दैट वाज बिकमिंग अ थ्रेट, अब वो थ्रेट बनती जा रही थी फॉर पीपल, लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोइंग एक्सेस, क्योंकि एक्सेस उसकी बहुत बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा आ गया था। उसकी पोएम्स थी, वो जो लिख रहा था वो एकदम काफी ज्यादा बढ़ रही थी, वो देयरफॉर डिटेरियोरेटिंग, जिससे कि डिटेरियोरेट हो रहा था। तो डाइंग ऑफ सिविलाइजेशन है क्योंकि वो सिविलाइजेशन के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा वही था ना कि नहीं वो तो सिविलाइजेशन में लगा ही रहेगा, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया, है ना? समझ गए? सफरिंग फॉर लिखा हुआ, लेकिन सफरिंग फॉर का मतलब ये हो जाएगा बेटरमेंट के लिए सफर नहीं कर रही थी ना, कि कैसे कोई सफर कर सकती है बेटरमेंट के लिए। लिटरेचर की लैंग्वेज है, हाँ जी लिटरेचर की ही लैंग्वेज होती है। What do you think is David Smollett's reason for writing a novel like an imaginary life? क्या रीजन है ये दोबारा लिखने का डेविड मोलिव ने ये इमेजिनरी लाइफ जो करके हमें लिखा? अब लिखा है यहाँ पर, मिस्टर मोलिव वांटेड ओविड टू बी रिमेंबर्ड इन द एजेस टू कम, आगे आने वाले समय में वो चाहते थे मिस्टर ओलिव को ओविड को हमेशा याद रखा जाए। नंबर 2, कंट्रीज ऑफ मिस्टर मोलिव एंड ओविड had certain similarities, ऐसा नहीं था सिमिलैरिटीज, क्योंकि मोलिव की कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, वहां पर वो हर एक चीज को एक्सेप्ट करते थे। ओविड की कंट्री थी रोम, जहां पर सब कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। गलत हो गया। मिस्टर मोलिव वांटेड ओविड टू अंडरगो द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मिस्टर मोलिव चाहते थे कि ओविड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे जाए, यानी कि एक और उसमें आखिर उन्होंने पहले कोई दूसरी लिखी थी ना, ओविड्स एक्साइल ऑफ ईयर्स ऑफ एक्साइल लिखी थी, उन्होंने कहा एक और लिख दे रहे हैं, वो बस ये चाहते लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या उसे खत्म करना चाहते थे, तो उन्होंने स्टोरी को खत्म कर दिया। इसका मतलब कोई असल स्टोरी नहीं थी, ये बस एक इनकी स्टोरी थी, एक इमेजिनरी लाइफ, और उस इमेजिनरी लाइफ को उन्होंने बना दिया अपने हिसाब से कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था। तो राइटर जो होते हैं वो कुछ भी बना देते हैं और कुछ भी उनका चलता है, तो कुछ भी उनका चलता है वही है। मिस्टर मोलिव फील दैट ओविड्स रूट्स टेक मोलिव बैक टू हिज ओन रूट्स, ये भी नहीं कि मोलिव की कुछ जड़ें या बेसिक कुछ चीजें उनकी कुछ बेसिक चीजों में कनेक्ट होती है, ऐसा भी नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया दोस्तों। हमारे सामने क्या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि वो उसका एंड देना चाहते थे, एंड, इसलिए उन्होंने दोबारा लिखे उसे। यहाँ आगे द ऑथर स्टेट्स, ऑथर ये कहते हैं दैट इन टॉमस नथिंग इज फ्री, टॉमस में कुछ भी फ्री नहीं है। व्हाट डज ही मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इन टॉमस इज अंडर सब्जुगेशन बाय वन और द अदर थिंग, सारी चीज एक दूसरे के द्वारा कंट्रोल होती है। सब्जुगेट करना होता है कंट्रोल करना, एक दूसरे से कंट्रोल होती है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होता कि कंट्रोल होती है। ठीक है, पीपल हैव टू पे अ हेवी प्राइस फॉर सर्वाइविंग इन टॉमस, टॉमस में सर्वाइव करने के लिए लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ये भी कुछ ऐसा नहीं है ना, पैसा पे करना पड़ता है, कुछ भी पे करना ऐसा नहीं था। लाइफ इन टॉमस इज वन ऑफ द बॉन्डेज, लाइफ जो टॉमस में थी एक बॉन्डेज की तरह थी, बंधक टाइप का था। सेक्लूजन डज नॉट एग्जिस्ट इन टॉमस, टॉमस में सेक्लूजन एग्जिस्ट नहीं था। नथिंग इज फ्री मतलब सेक्लूजन एग्जिस्ट नहीं है। सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन एग्जिस्ट नहीं, हर एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, आपकी नेसेसिटी डिपेंड कर रही थी। जरूरत है तो वो कोई काम होगा, नहीं जरूरत तो नहीं होगा। जरूरत ही नहीं थी उन्हें फूलों की तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, खेती की जरूरत थी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। सेक्लूजन डज नॉट एग्जिस्ट इन टॉमस, टॉमस में सेक्लूजन एग्जिस्ट नहीं है, जो भी है एक दूसरे पे डिपेंड है, यही तो करके बात लिखी थी, है ना, जो भी है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो सेक्लूजन डज नॉट एग्जिस्ट इन टॉमस, ये है नथिंग इज फ्री, फ्री कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी सेक्लूजन नहीं है, ये तो मतलब है सेक्लूजन नहीं, सब डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। तो जब हम लिखते हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली नहीं लिखा होता, ऐसे करके पूछते हैं कि क्या इसका आंसर, क्या इसका मतलब है, ऐसे करके, है ना। पेपर में ऐसे ही आरसी आते हैं क्या? ऐसे नहीं आते पेपर में आरसी, पेपर में तो आरसी वो आते हैं जो आपसे हो जाते हैं। या तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा क्या करूं, चलो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर ले रहा हूं, है ना, तो मैंने कहा करा दूं आपको, और करवाऊं कैसे टाइम वेस्ट करने वाले आरसी, बस समझ में नहीं आता। बेटा तुम अभी आए होंगे ना पक्का, तो कैसी हरकतें करते हैं, तभी मैंने शुरू में कहा था टाइम से आया करो, सुन लोगे कुछ क्या बोल रहा है मास्टर। हर बात पे जिन्हें दिक्कत है उन्हें हर बात पे दिक्कत है, बता रहा हूँ। What can be inferred from the author's tone? ऑथर जो बोल रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, उससे क्या समझा जा सकता है, मतलब कैसी इसकी टोन है? तो टोन हमारे माइल्ड है, हाईली कंडेंसेटिंग है, रूफली ऑप्टिमिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव एप्रिसिएशन है। एक्चुअली एप्रिसिएशन ये एक और नई दुनिया का, जिसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं कि एक तरीके की नई दुनिया है, उसे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये करके इनका सामने दे रखा है। अब पहले में करके दे रखा है कि ये जो इनका काम है माइल्ड टॉलरेंस, टॉलरेंस तो आप तब लगाते हैं कि चीजों को सहन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सहन कर रहा है, माइल्ड टॉलरेंस है। हाईली कॉन्डेंसेंटिंग है ना। कॉन्डेंसेंटिंग का मतलब क्या है कि चीजों से अग्री करते चले जाना ना, चीजों से आप अग्री कर रहे हैं, कभी किसी से अग्री कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्डेंसेंटिंग हो जाएगा, है ना, तो वो आपका यहाँ पर फिर से नहीं लगा।
और ये दिया हुआ रुई फुली है ना, तो रुई फुली का मतलब क्या हो जाता है कि आप परेशानी, रिग्रेट ये दिखा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक रिग्रेट, तो ऐसा कुछ नहीं बात हुई थी कि फ्यूचर में कुछ बुरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो तो उस ऑब्जेक्टिव एप्रिसिएशन की बात करें, जो है जैसा है उसकी तारीफ हो रखी है, उतने में उसने नई दुनिया खोल दी, नई दुनिया देख ली, ऐसे करके समझ गए। ये हमारे सामने 6 क्वेश्चन। अब मैं आपके सवाल लेता हूं। सवाल क्या है, प्लीज सर क्या करें, जब आप कराते तो हो जाता, जब हम करते तो नहीं होता है। समय लगेगा, आपसे भी होगा, हर एक चीज के लिए समय लगेगा। आपको क्या लगता है 3 दिन में अगर आप सीख जाओगे, आरसी करना 3 दिन में सीख गए, एक बात बताओ, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 1 महीने में सब कुछ कर जाओगे। आपको लगता है 3 दिन में सीख जाओगे तो 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा? अगर आपने बचपन से अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, इंग्लिश आपकी वीक है, तो आपको मेहनत आज करनी पड़ेगी। जिसने अच्छे से कर रखी है उसने कर लिया होगा सब कुछ। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे करके तो सारी चीज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उस पर डिपेंड करेगी। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी, धीरे धीरे करके। आज का जो पैसेज मैंने आपको कराया तो आपको लगेगा अरे सर हमसे कैसे होगा। कल वाला पैसेज कराया तो एक आध कोई कह रहा था, पता नहीं कौन कह रहा था कि सर बहुत इजी है, सर इतना इजी आता है क्या? तो वो तो समस्याएं हैं लोगों की, अपनी अपनी समस्या, क्या कर सकते हैं उसका। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर तरीके से पढ़ना है, इजी भी पढ़ना है, मॉडरेट भी पढ़ना है, डिफिकल्ट भी पढ़ना है, और हर सिचुएशन में धीरे धीरे बस पढ़ते जाना है। जब आप रेगुलरली धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इट टेक्स टाइम ना, एकदम से नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। इसे आप करिए, धीरे धीरे सीखिए, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलो आज के सेशन को खत्म करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते जाओ। अब एक